गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एडल्ट फर्स्ट इस चैप्टर की जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, वेटेज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने मैग्नीशियम के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया, तो काफी सारा पार्ट तो इस चैप्टर का हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, इसमें हम लोगों को एक बात देखनी होगी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है उससे काफी कुछ मिलती हुई टॉपिक्स इसके अंदर हम लोगों को मिलने वाली हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से कर रखा है, नो डाउट उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, और जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से नहीं कर रखा वो अगर इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं, उन सिमिलरिटीज को हम लोग मैच कर लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ठीक हो जाएगा। सिलेबस की बात करें हम, बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है। सीबीएसई में जनरली यहां से 3 मार्क्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों से डिस्कस होता है, जनरली 3 मार्क्स का, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें 3 मार्क्स से मतलब नहीं है, हमें तो इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है जिससे कि हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, एमसीक्यूज हम लोगों के प्रिपेयर हो जाए। नो डाउट अगर हम देखें तो सीबीएसई का एग्जामिनेशन भी हमारा काफी हद तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? जो हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट सबसे ज्यादा मेहनत हम लोगों को उन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए करनी होती है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी की कौन से टॉपिक से, किस लाइन से, किस कॉन्सेप्ट से, कहां से वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों को हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके चलना चाहिए, तभी हम लोग 70 आउट ऑफ 70 की बात कर सकते हैं। अगर हमारा 70 आउट ऑफ 70 की प्रिपरेशन होती है सीबीएसई की, तब हम ये कहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक जेईई के लिए या नीट के लिए कुछ काम होना शुरू हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक सीबीएसई की हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल मान लीजिए। 1-2% केसेस में ऐसा होता है जिन बच्चों का राइटिंग स्किल ठीक नहीं होता, उन राइटिंग स्किल वाले बच्चों के सीबीएसई में कई बार मार्क्स कम आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग स्किल ठीक नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को फिजिक्स आती है उनका राइटिंग स्किल ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। तो बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा कि सीबीएसई की प्रिपरेशन आपकी अधूरी रह जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो जाए, संभव ही नहीं है। अगर आप सीबीएसई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने क्लास टेस्ट में हमारे जो एमसीक्यूज हैं या हम लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं उसमें प्रॉपर अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ सोचना ही बेकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ये सारा कंटेंट खत्म करेंगे तो हमारा सीबीएसई तो 70 आउट ऑफ 70 तैयार हो ही जाएगा। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज हम लोग फर्दर फिजिक्स की प्रिपरेशन की भी बात प्रॉपर कर पाएंगे। चलिए मैं सिलेबस की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है। मैग्नेट क्या होता है ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल क्या होता है? डाई यानी 2, पोल का मतलब किनारे। कोई भी ऐसा मैग्नेट, और कोई भी ऐसा क्या 100% मैग्नेट ऐसे होते हैं जिनमें 2 पोल होते ही होते हैं। तो देखिए, किसी करंट कैरिंग लूप की बात हम लोग पीछे कर रहे थे। ये लूप जो है वो हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है, ये बात हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। ये अब हमारे सिलेबस में यहां पे है, तो हमें फिर दोबारा से एम्फेसाइज करना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, जब कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। नो डाउट एक तरफ नॉर्थ पोल होगा तो दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये एक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। अब इस डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा या व्हाटएवर हो, ये सब चीजें हम लोगों को मैथमेटिकली यहाँ पे निकालनी है। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट लूप की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो एक हाइड्रोजन के एटम को कंसीडर कर सकता हूं। हाइड्रोजन के एटम में बीच में यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और इसकी जो कन्वेंशनल करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी।
तो नो डाउट ये भी एक करंट कैरिंग लूप बन गया, और जब करंट कैरिंग लूप बन गया तो ये भी एक डाइपोल की तरह से, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा। और जब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, जो कि स्मॉलेस्ट डाइपोल मूवमेंट होगा, जिसे हम लोग बोर मैग्नेटॉन के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। देन आफ्टर हम बार मैग्नेट की बात करेंगे। ये हमारा बार मैग्नेट है, एक तरफ इसमें साउथ पोल, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल। अगर मैं इसी के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे आगे बढ़कर के कोई पॉइंट कंसीडरेशन में ले लेता हूं, तो यहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा। ये मेरे सिलेबस में है, जिसको हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट along its axis as well as perpendicular to its axis। आपको याद होगा इसे हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सियल कॉन्सेप्ट कहा था, और बिल्कुल इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या कहा था, इक्विटोरियल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को एक्सियल और इक्विटोरियल कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो भी इसके अंदर पढ़ने हैं। देन आफ्टर टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, किसी बार मैग्नेट को हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, तो उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट लगेगा, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करना होगा। फिर इसके बाद में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का होगा क्या, बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। हम लोगों ने सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था। तो एक बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है ये बात हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सीबीएसई में मैं तो यही कहूंगा कि 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए हम लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं कि भैया ये हमारी कन्फेक्शनरी की शॉप थी तो वहां से हमें राइट मुड़ना है, किसी के घर जाना होता है तो, या व्हाटएवर सो हम लोग कोई और लैंडमार्क बना लेते हैं कि वहां हमारा वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, उसके नीचे से निकलते हैं, फिर हम लोगों को राइट होना होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप सोचिए कि अगर हम लोग एयर में हैं, हवा में हैं, हवा में इन द सेंस हम मान लीजिए सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, हम लोग एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, या हम लोग शिप की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए बीच समुद्र में हम लोग हैं, कोई कोस्टल एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे अगर हमें क्या करना है, अपने शिप को स्टीयर करना है, अपने शिप को घुमाना है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो हमारे पास क्या तरीका होगा। नो डाउट एक तरीका तो वो पीछे बच्चा बैठा है गोपाल, बहुत जीनियस है, उसने बताया कि सन की लोकेशन को देखेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है, सन की लोकेशन को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टीयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मीनवाइल कहीं क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, अभी कल परसों हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब उस समय सन की लोकेशन भी मान लीजिए डिसअपीयर हो गई। देन आफ्टर चलिए बच्चों, देन आफ्टर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग स्टडी करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, इसी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शंस की बात करेंगे। आप लोगों का जो जीपीएस सिस्टम काम करता है, नो डाउट जीपीएस सिस्टम इसी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां हम लोगों को इसकी ब्रीफिंग करनी है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों को इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। बड़ा थियोरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रहे जो हमने पीछे पढ़ा है उसकी जरूरत फिर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने वाली है। ये जो हम पढ़ेंगे इसकी जरूरत हम लोगों को जो नेक्स्ट हमारी यूनिट या चैप्टर शुरू होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, उसमें फिर दोबारा से पढ़ने वाली है। तो इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा सा रिलैक्स आपको ये मिल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स की नंबर कम होगी यहाँ पे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं ये कहूंगा, सबका सपना होता है आईआईटी में जाने का, सबका सपना होता है एम से एमबीबीएस करने का। तो अगर वो सपना आप लोगों ने पाला हुआ है तो नो डाउट आप वर्ड टू वर्ड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन आफ्टर इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों को मिलते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डन करेंगे, तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। एज वेल एज जो हमारे ईएमआई एसी के क्वेश्चंस होंगे जो इससे नेक्स्ट यूनिट है वो तभी डन हो पाएंगे जब हमारा ये कॉन्सेप्ट जो सारा क्लियर होगा।
एज यूजुअल देखिए स्टूडेंट्स, इस यूनिट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हालांकि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेरिमेंट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को लेकर के दे रखा है यहाँ पे। नॉर्मली फिजिक्स लैब्स में मिलता तो है नहीं, लेकिन है यहाँ हमारे सिलेबस में है। हो सकता है किसी स्कूल में पुराना एपरेटस पड़ा हो और लोग इसको यूज करें। तो डियर स्टूडेंट्स, सीखना हमें जरूर होगा, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिल जाती हैं। देन आफ्टर एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज इसमें कुछ भी शो करने के लिए नहीं है। अब हमारा यहाँ से कंटेंट शुरू होता है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट को लेकर के हम बात करना चाहेंगे। क्या है ये, कैसे है, जरा देखें। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी और मैग्नेट एब्स्ट्रैक्ट है। तो किसी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। यहां डिफाइन हमने दे रखी है, हालांकि डायरेक्टली आप लोगों से डिफाइन कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक बार बार हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कंटेंट। इसलिए ये आज की जो पहली क्लास है ये निश्चित रूप से टर्मिनोलॉजी पे ही बेस्ड होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या है मैग्नेटिज्म, ए मटेरियल दैट हैज प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट्स जो हैं कुछ मटेरियल्स को, जस्ट लाइक आयरन है, जस्ट लाइक निकिल है, जस्ट लाइक कोबाल्ट है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्री टू रोटेट सस्पेंड कर देता हूं, मान लीजिए मेरे पास मैग्नेट है और इसमें मैंने धागा लेकर के ऐसे लटका दिया, तो हमेशा ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ ही जाकर के रुकेगा। ये प्रॉपर्टी इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बच्चों, किसी सबस्टेंस के अंदर ये दो प्रॉपर्टी अगर एट ए टाइम प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, और मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग मैग्नेटिज्म कहेंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को भी यहां पे डिफाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उसको भी बताया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं। क्या, ब्लैक आयरन ऑक्साइड ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखता है, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। शेप के बेसिस पे ही हम लोग इनकी नेमिंग करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है बार मैग्नेट। तो अगर मान लीजिए मैंने ब्लैक ऑक्साइड को एक बार की फॉर्म दे दी है, एक डंडे की फॉर्म दे दी है, तो मैं इसको कहूंगा बार मैग्नेट। नो डाउट इस बार मैग्नेट का एक एंड मेरा नॉर्थ पोल कहलाएगा, दूसरा एंड इसका साउथ पोल कहलाएगा। अब कब किसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, किसको साउथ पोल कहेंगे, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक नीडल। ये हम पहले भी कंपास की फॉर्म में आपको शो कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कंपास आपको दिखाया था। ये क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंटेड मैग्नेट को हम लोग लेते हैं और इस पॉइंटेड मैग्नेट को हम लोग प्लेस कर देते हैं किसी एक्सिस के ऊपर जिसमें ये फ्री टू रोटेट है। ये है आप लोगों का मैग्नेटिक कंपास। मैं इसको बिल्कुल आपके पास ला करके दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। दैट इज मैग्नेटिक कंपास। जनरली हम लोग इसको इस ओरिएंटेशन में अगर रखते हैं तो इसका नाम अलग होता है, लेकिन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर वर्टिकल कर रहे हैं, यानी हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं इसको मैग्नेटिक कंपास कहूंगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल के नाम से जाना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा हॉर्स शू, यानी जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े के पैरों में उसके पैर खराब ना हो या पैर जो है वो पक्की सड़क पे चलते चलते घिस न जाए, इसलिए लोहे के क्या लगा देते हैं, प्लेटफॉर्म्स उस पर लगा देते हैं, तो उसको हम लोग हॉर्स शू कहते हैं। तो हॉर्स शू की शेप बिल्कुल इस तरह की होती है।
अब इस शेप में अगर मैंने कोई मैग्नेट बना दिया तो इस मैग्नेट को मैं क्या कहता हूं, इस मैग्नेट को कहता हूं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये है हमारा बॉल एंडेड मैग्नेट। इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों एंड होते हैं वहां पे कंपैरेटिवली स्फेरिकल बॉक्स लगाते हैं और बीच में जो हमारी रॉड है वो थिन होती है, पतली होती है। दूसरी तरफ भी हमारा वही वैसा ही स्फेरिकल बॉब होगा। एक स्फेरिकल बॉब हमारा नॉर्थ पोल की तरह से काम करेगा, दूसरा हमारा साउथ पोल की तरह से काम करेगा। इस तरह से जो मैग्नेट मिलेगी उसे हम लोग बॉल एंडेड मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स का यूज हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज में करेंगे। तो यहाँ आपको नेमिंग बताना जरूरी है, बड़ी आसान सी चीजें हैं, लेकिन ये सब क्लियर आपको होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है या हॉर्सशू मैग्नेट है या बॉल एंडेड मैग्नेट है, जो मैंने डिस्क्राइब किया था उसको यहाँ पे लिख रखा है। डायरेक्टली आप लोगों से कभी ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन इन केस कभी पूछा जाता है तो आप यहाँ से डिफाइन दे सकते हैं। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगेन दैट इज अ रिपीटेड कॉन्सेप्ट। क्या अभी हम लोगों ने बात की थी, इसकी डिफाइन में सबसे पहले यही बात समझाई थी कि दो प्रॉपर्टी होती है इसकी। सबसे पहली होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था जस्ट लाइक कोबाल्ट है, निकेल है, आयरन है, इनको ये अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अगर हम इसको फ्री टू रोटेट सस्पेंड करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर किनारा, पर्टिकुलर एंड साउथ की तरफ हमारा रुकता है। कौन सा साउथ? ज्योग्राफिकल साउथ। और दूसरा किनारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकता है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर देते हैं। जो किनारा हमारा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रेस्ट करता है उसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। जो एंड हमारा या जो किनारा हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रेस्ट करता है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कह देते हैं। तो दैट इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट की दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक कंपास की, तो अभी हम लोगों ने बात किया था मैग्नेटिक कंपास की एक टाइप ऑफ मैग्नेट है। इवन दैट अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास को या मैग्नेटिक नीडल को इस तरीके से प्लेस करता हूं तो ये भी हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ नहीं, नॉर्थ से थोड़ा सा अलग, ये अपने आप को अलाइन करके रखता है। आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी ये कंपास मिल जाता है, वो वर्चुअल कंपास होता है लेकिन प्रोसेस उसका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है क्या कि मैग्नेट का एक पर्टिकुलर एंड इधर रुकेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, दूसरा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लाइक पोल और अनलाइक पोल्स का। आप लोगों को याद होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां मेरे को ये समझाना है अगेन कि जो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स का मतलब नॉर्थ नॉर्थ। मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। दूसरा मैग्नेट आपके पास में मान लीजिए यहाँ पे है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इसका साउथ पोल यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। इसी तरीके से अगर आप साउथ साउथ को नजदीक लाएंगे तब भी रिपल्सन होगा। और अगर आप अनलाइक पोल्स की बात करते हैं, अनलाइक पोल्स का मतलब नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। या साउथ एंड नॉर्थ, इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इवन दैट डियर स्टूडेंट्स, आपने एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक यहां पर कोई भी बार जैसी स्ट्रक्चर है या बार है लेकिन वो मैग्नेट नहीं है, मान लीजिए सिंपली वो किसकी है? कोबाल्ट की है। तो ये भी यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे अनलाइक पोल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और पर्टिकुलर मैग्नेट का एक पोल और दूसरा अनमैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस तरह से मैं एक बात ये कह सकता हूं कि अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट नहीं है। अट्रैक्शन हमारा मैग्नेट मैग्नेट के बीच में भी हो सकता है, मैग्नेट और नॉन मैग्नेट के बीच में भी हो सकता है, लेकिन जो रिपल्सन है वो हमेशा मैग्नेट मैग्नेट के बीच में ही होगा। ये डायग्राम हम लोगों ने शो कर रखा है, देखिए दो पोल हैं, दोनों सेम है तो रिपल्सन है, दोनों अलग अलग हैं यानी अनलाइक है तो यहां अट्रैक्शन है।
प्रॉपर्टी है हमारा मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। देखिए यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब भी कोई मैग्नेट होगा तो उसमें नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल होगा ही होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आती है कि अगर हम मैग्नेट को तोड़ देंगे तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल तोड़ देते हैं मैग्नेट को। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई मैग्नेट है, मैंने इस मैग्नेट को ब्रेकअप किया तो नो डाउट जो छोटे पार्ट हैं उनमें फर्दर दूसरे पोल डेवलप हो जाएंगे। नॉर्थ अपनी जगह पे रहेगा, साउथ अपनी जगह पे रहेगा। इस नॉर्थ को कंपनसेट करने के लिए साउथ यहां पे डेवलप हो जाएगा और इस साउथ को कंपनसेट करने के लिए नॉर्थ यहां पे डेवलप हो जाएगा। अब इसको फर्दर अगर मैं ब्रेक करता हूं तो सेम पोजीशन होगी। ब्रेक करते करते कहां तक पहुंच सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा एटम तक पहुंच सकता हूं। भाई एटम से छोटा तो कुछ होता नहीं है। अब एटम तक पहुंच सकता हूं तो वहां एटम में भी क्या होगा, सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंपलेस्ट एटम भी मेरा हाइड्रोजन का है तो यहां पे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अल्टीमेटली ये भी एक छोटे मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, जो अभी मैं बोर मैग्नेटॉन की बात कर रहा था। और डियर स्टूडेंट्स, बोर मैग्नेट को भी दो पोल होंगे, एक तरफ नॉर्थ होगा दूसरी तरफ साउथ होगा। तो मैं यहां बड़े मजे से कह सकता हूं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल हो ही नहीं सकता। एक और मजेदार सी बात बताता हूं, आपने मान लीजिए इस मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये साउथ है ये नॉर्थ है। अगर आप इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। आप इसको फर्दर एज इट इज नहीं जोड़ सकते। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, बहुत आगे की है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी दूसरे में चली जाती है तो हम लोग कहते हैं उसे इंड्यूस इफेक्ट। बिल्कुल चार्ज जैसा, आप एक चार्ज बॉडी को लेके आए थे अनचार्ज बॉडी के पास में, तो आपको याद होगा जो अनचार्ज बॉडी थी उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। बिल्कुल उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में ये कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास में ये कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर के आए। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में जस्ट लाइक आप लोगों का आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। और एक लंबे समय तक अगर आपने ये इंड्यूस इफेक्ट लगा दिया तो ये भी मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको वो कई बार उसके पास एक मैग्नेट होती है उसके साथ में रब करता है। रब इसलिए करता है कि जो उसका स्क्रू ड्राइवर है वो भी मैग्नेटाइज हो जाए, तो जब भी उसे स्क्रू लगाना होता है तो हाथ से ना उठाना पड़े वो स्क्रू को। जनरली स्क्रू हमारे आयरन के बने होते हैं तो वो उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इंडक्शन का मतलब, इंड्यूस इफेक्ट का मतलब कोई भी इफेक्ट जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के आ रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं इन ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं, मैं आपको यहां से डिलीवर कर रहा हूं, आपके किसी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, आप ऐप के थ्रू क्लास लेते हो और आपको क्या आ जाता है, फिजिक्स आ जाती है, तो मैं ऐसे कहूंगा दैट इज इंडक्शन इफेक्ट। एक दूसरा इफेक्ट और भी हो सकता है, मान लीजिए आप अपने घर में बड़े हैं और आपका छोटा भाई बहन है जिसको बुक पकड़ना भी नहीं आता। अगर आप हर समय पढ़ते रहते हैं, आप ज्यादातर टाइम टेबल चेयर पे बैठते हैं, तो वो भी आपके पास टेबल चेयर पे आकर के बैठ जाता है, चाहे उसने बुक उल्टी ही पकड़ रखी हो लेकिन वो भी बुक पकड़ के बैठ जाता है। तो दैट इज इंड्यूस इफेक्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां अगर एक मैग्नेट है उसके पास में मैं कोई दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आता हूं जिसके अंदर पहले से मैग्नेटिज्म नहीं है, लेकिन क्या है, आयरन का है, कोबाल्ट का है या निकेल का है, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में मैग्नेटिक इंडक्शन हमें कैसे लिखना है, गलती से आ जाए, वैसे ये बिल्कुल टर्मिनोलॉजी है डियर स्टूडेंट्स, इसके बिना काम चलता नहीं है और ये डायरेक्ट कभी पूछा जाता नहीं है। हाँ, लेकिन जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो तो बहुत सारे आपके बनते ही बनते हैं। हर सेंटेंस में 3-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए ये सारा कंटेंट आप लोगों को करना ही करना है। डियर स्टूडेंट्स, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। ये बात मैं अभी बता के चुका हूं आप लोगों को।
देखिए अट्रैक्शन तो आप लोगों का कभी भी हो सकता है, एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में भी हो सकता है, लेकिन जो रिपल्सन है वो अनलाइक चार्जेस के बीच में ही होगा। तो इसलिए सॉरी, जो रिपल्सन है वो लाइक चार्जेस के बीच में ही होगा, इसलिए जो रिपल्सन है वही हमारा हमेशा क्या रहता है, श्योर टेस्ट रहता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास ये दो आइडेंटिकल रॉड है, ये दो आइडेंटिकल रॉड है और इन रॉड में एक मैग्नेटिक है और दूसरी नॉन मैग्नेटिक है। अब मुझे ये पता करना है कि कौन सी मैग्नेटिक है कौन सी मैग्नेटिक नहीं है, मुझे नहीं पता, देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, अगर मैं ये वाला टेस्ट करता हूं तो देखिए अट्रैक्शन होगा, बिकॉज ऑफ सपोज ये वाली नॉन मैग्नेटिक है ये मैग्नेटिक है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा तो भी अट्रैक्शन होगा। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दोनों तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है। अगर दोनों ही मैग्नेटिक होती तो एक तरफ रिपल्सन होता तो दूसरी तरफ अट्रैक्शन होता। अब मुझे ये पता करना है इनमें मैग्नेटिक कौन सी है और नॉन मैग्नेटिक कौन सी है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्या करूंगा, पहले इसको ऐसे रखूंगा और दूसरी मैग्नेट को यहां पे लेके आऊंगा। अब अगर मान लीजिए यहां पे अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि ये वाली रॉड नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन है तो इसका मतलब ये वाली मैग्नेट कैसी है, मैग्नेटिक है। डियर स्टूडेंट्स कोई भी मैग्नेट हो देखने में दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है दूसरी तरफ साउथ पोल है, लेकिन उसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो नॉन मैग्नेटिक की तरह से वेव करेगा, सेंटर पे कोई भी पोलरिटी नहीं होगी। जनरली जो फिजिकल सेंटर होता है किसी बार मैग्नेट का वही उसका मैग्नेटिक सेंटर भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अगर आपके पास में दो बार मैग्नेट है तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी और भी हैं, जस्ट लाइक हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई भी मान लीजिए मैग्नेट है या मैग्नेटिक पोल है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का मतलब थ्री डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसा है, स्पेस का कॉन्सेप्ट है। किसी मैग्नेट के चारों तरफ यानी स्पेस में अगर मैं किसी दूसरी मैग्नेट को लेकर के आता हूं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसी स्पेस को उसी फील्ड को मैं क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा। डिफाइन की बात करें तो डिफाइन हमने यहां बहुत अच्छी सी दे रखी है, अगर गलती से आपसे पूछ ली जाए तो आप यहां से बता सकते हैं, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। बहुत छोटी डेफिनेशन दे दी, इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब अगर यहां पे ये मैग्नेट है तो अगर मैं किसी दूसरे सब्सटेंस को लेके आऊंगा, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेट है, तो वो यहां जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा तो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करेगा। उसी अट्रैक्शन या रिपल्सन को हमने यहां पे इन्फ्लुएंस कहा है, दोनों चीजों को क्लब करके इन्फ्लुएंस एक वर्ड डाल दिया है। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स अगर किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सेम है, एक जैसा है, तो मैं उसे क्या कहता हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं। मेरे सिलेबस में जो भी कुछ मुझे पढ़ना है वो सारा का सारा यूनिफॉर्म मैग्नेट्स के लिए ही पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, तो बड़े काम की चीज है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस शो करते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एरो हेड इधर लगा देता हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे है, और ये जो रीजन है ये रीजन मेरा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ध्यान रहे मैं यहाँ एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ, शो जरूर कर रहा हूँ, मैंने डायग्राम को बड़ा भी बनाया है जिससे कि आपको आसानी से दिख जाए, लेकिन इतने बड़े रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली गैदर करना आसान काम नहीं है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का तरीका मैंने यहां पे दिखा दिया। इवन दैट कुछ चीजें जिनको हम बहुत पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ यूनिट से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो हमने यहां फिर दोबारा से दिखा रखी है। देखिए अगर मैं
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करता हूं तो इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट मैंने दिया। यहां पे देखिए इक्वी स्पेस ये डॉटेड है, इन सब का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रही हैं, और ये क्रॉस लगने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो अंदर जा रही हैं। तो दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देन आफ्टर मैग्नेटिक पोल्स, पोल्स का मतलब किनारे। तो डियर स्टूडेंट्स, पोल यानी किनारा, मैं एक ऐसे पॉइंट को कंसीडर कर सकता हूं जहां पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उसे मैं क्या कहूंगा, मैग्नेटिक पोल कहूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए मैग्नेटिक पोल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। पहले तो डिफाइन ही है, एपरेंटली कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उसको मैग्नेटिक पोल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल पोल से अलग है। अब मैं अगर इसको बार मैग्नेट को कंसीडर करूं तो ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल पोल तो यहां पे है, इसको मैं कह सकता हूं ज्योमेट्रिकल पोल, इसको मैं कह सकता हूं ज्योमेट्रिकल पोल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक पोल होता है वो ज्योमेट्रिकल पोल से थोड़ा अंदर होता है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। नॉर्मली ये 6/7 की लेंथ पे होता है। अगर 7 लेंथ है मेरी हमारी क्या ज्योमेट्रिकल, तो 6 होगी हमारी, 6 यूनिट होगी हमारी कौन सी, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक जो लेंथ है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, ये मैग्नेटिक लेंथ है, ये मैग्नेटिक लेंथ हमेशा छोटी होती है, किससे, ज्योमेट्रिकल लेंथ से, और मैं इनको क्या कहता हूं, मैग्नेटिक पोल्स कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक पोल्स का कॉन्सेप्ट था। अब यही पे कुछ चीजें और भी हैं, जैसे मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन, परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकते हैं लेकिन ये वाले नहीं, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर दोनों मैंने आपको समझा दिए। देन आफ्टर मैग्नेटिक लेंथ, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक लेंथ का। वैसे तो अभी मैंने आपको समझाया ही था, लेकिन कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो ये मैग्नेटिक लेंथ ओवर ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है हमारा 1 से कम आएगा, 0.84 आता है, या कोई बच्चा इसको 6/7 लिख सकता है, या इसको कोई 5/6 लिख सकता है। ऑलमोस्ट सारी की सारी वैल्यूज यही आती हैं, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट देते हैं। चलिए, तो ये मैग्नेटिक लेंथ है जो मैग्नेटिक पोल से लेकर के और दूसरे मैग्नेटिक पोल तक है। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है जो हमारी फिजिकल लेंथ एक तरीके से होती है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, ये जो हमारा मैग्नेटिक लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग हमेशा 2L से डिनोट करते हैं, L से डिनोट नहीं करते। किससे करते हैं, 2L से करते हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं कि इसके सेंटर से L लेंथ इधर है, L लेंथ इधर है, और टोटल लेंथ 2L है। डियर स्टूडेंट्स, ये 2L भी जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक लेंथ तो है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो नो डाउट इसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमेशा साउथ टू नॉर्थ, साउथ से शुरू करेंगे और नॉर्थ की तरफ चलेंगे। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो मैग्नेटिक लेंथ की ये वाली डायरेक्शन होगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो बच्चों, मैं समझता हूं मैग्नेटिक लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यूनिट की बात करें तो वही मीटर है। अब देखिए, बार मैग्नेट के केस में तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मान लीजिए आपने ये हॉर्सशू टाइप या यू शेप मैग्नेट ले लिया, मान लीजिए ये यू शेप मैग्नेट ले लिया। अब इसमें मैग्नेटिक लेंथ की बात अगर आप करते हैं तो मैग्नेटिक लेंथ जो है वो बच्चों यहां से यहां तक होगी, ये वाली मैग्नेटिक लेंथ होगी, और फिजिकल लेंथ ये वाली होगी। तो फिजिकल लेंथ यहाँ बहुत ही डिफर हो सकती है, काफी ज्यादा हो सकती है, काफी कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक लेंथ है वो पोल टू पोल ये डिस्प्लेसमेंट होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक लेंथ।
अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो हमने यहाँ कूलम के नाम से ही इसको जाना है, और नो डाउट कूलम का इसमें काफी कुछ रोल भी है। तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल एनालॉगस है डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जब सिलेबस की डिस्कशन कर रहे थे तब ये बात बता रहे थे कि जिन लोगों ने वहां ठीक से नहीं किया है वो यहाँ पे अगर कर लेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कहते हैं, कूलम क्या कहते हैं। कूलम सिंपल सा कहते हैं कि किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है, इट मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। यहां मैं अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में R, और एक पोल की स्ट्रेंथ को कहा है यहां पे QM1, दूसरे पोल की स्ट्रेंथ को कहा है QM2। अब बुक्स में जनरली ये Q नहीं लिखा होता, सीधे सीधे M1 M2 लिखे होते हैं, तो चलेगा, ठीक है ना। वैसे M1 M2 जनरली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में मास के लिए कंसीडर कर चुके हैं, तो डजंट मैटर। आपको एक बार देना है कि स्मॉल m2 इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड मैग्नेट, ठीक है। अगर QM1 M2 लिखते हैं तो बात वही है, अब इसका नाम बदल के हम लोगों ने QM1 कर दिया और QM2 कर दिया, तो यहां आपको हर जगह पे QM1 M2 मिलेगा। लेकिन आप सिंपलिसिटी के लिए इसको सिंपली M1 M2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे M1 M2 हम लोग ले चुके हैं किसमें, ग्रेविटेशन में। Q1 Q2 ले चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब हमारे पास QM1 QM2 बचता है किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। तो भैया नाम है, आप ऐसे मान सकते हैं कि एक ही क्लास के अंदर दो बच्चों के सेम नेम हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, मनीष कुमार रोल नंबर 28, मनीष कुमार रोल नंबर 56, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन देना होता है। इसी तरह से हम लोगों ने इसको Q1 Q और M2 QM1 QM2 कहा हुआ है। अब कूलम फोर्स की बात करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ QM1 एंड QM2, and F is inversely proportional to R square, inversely proportional to R square where R is the displacement। बस बात खत्म हो गई। इन दोनों को रिजेंबल किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया हमारा K, और K की वैल्यू वैक्यूम के लिए आती है μ0/4π, where μ0 is magnetic permeability। यहां पे लिखा हुआ है μ0 is a magnetic permeability, it is not permittivity। permittivity था हमारा एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम लोगों ने चार्ज के केस में पढ़ा था, और ये है permeability किसकी, फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहां कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है का मतलब यहां थोड़ा सा डिफर हो जाता है, कुछ नहीं है का मतलब ल्यूमिनिफेरस ईथर। अब ये ल्यूमिनिफेरस ईथर क्या है आगे सब चल के पढ़ेंगे, अभी जरूरत हम लोगों को नहीं है। तो एक ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जहां पे कोई भी विजिबल मटेरियल नहीं है, एयर भी नहीं है, उसे हम लोग फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं। और जहां तक बात है μ0 की वैल्यू की, तो μ0 की जो वैल्यू है वो होती है 4π × 10⁻⁻7, दैट इज हेनरी पर मीटर। हेनरी साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। यहां से हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं क्या कि अगर हम क्या ले लें, QM1 और QM2 को 1 यूनिट ले लें और बीच के डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर ले लें, तो फोर्स जो है वो 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर लगेगा। तो यहां से μ0/4π को भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, बता दिया। आपको याद भी होगा कि जो हम लोग पीछे क्लासेस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, कई सारी जगह पे μ0/4π आया था, तो हमने बार बार कहा था इसको डिसमेंटल मत करो, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 10⁻⁷ होती है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो उसको एज इट इज रख करके हम लोग आगे पढ़े थे। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ का, इसके अंदर मैग्नेटिज्म के लिए। तो डिफरेंट बुक्स में यहाँ सिर्फ M1 M2 हो सकता है, तो आप लोग हिप्नोटाइज नहीं होंगे, सिर्फ नेमिंग है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब किनारे। मैं बहुत देर से आप लोगों को यही बात डिस्कस करता चला आ रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, क्या कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें दो किनारे होंगे ही होंगे, और जब दो किनारे होंगे ही होंगे तो इसको मैं मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से जानूंगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल को मेजर करने के लिए
डायपोल मोमेंट हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई। डायपोल मोमेंट क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जब मैं डिफाइन की बात करूं तो ये रहा भैया, यहां पे नॉर्मली मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे कोई पूछता नहीं है, तो ये छोटे बच्चों वाले जो काम है कि हम लगे पड़े हैं डेफिनेशन को रटने में, डेफिनेशन को लिखने में, भैया ये तो दिमाग के अंदर डाल लो। मेन काम तो ये है कि इन सारी की सारी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे जो हम लोगों को आगे डेरिवेशंस आने वाले हैं, आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो हम लोगों को आ जाए। ये तो सारी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जब तक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी दिक्कत करेगी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो छोटी होनी चाहिए, इन दोनों की जो पोलरिटी है वो अपोजिट होनी चाहिए, और दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तीन बातें, बीच की डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होनी चाहिए, और अपोजिट होनी चाहिए। यानी नॉर्थ और साउथ नाम से ही पता लग रहा है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम लेकिन अपोजिट, एक नॉर्थ पोल एक दूसरा साउथ पोल, और बीच का डिस्प्लेसमेंट छोटा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है, ये एक नई क्वांटिटी है, डायपोल मूवमेंट के नाम से हम लोगों ने इसको कहा है। देखते हैं, पहले तो यहां एक और एग्जांपल आपको दे रखा है, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करता है। इवन दैट एक हाइड्रोजन का एटम है वो भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को यहां हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, इस चीज को जरा मैं आपको एलोबरेट करता हूं। यहां से अब हमारी फिजिक्स एक तरीके से डियर स्टूडेंट्स शुरू होती है। देखिए क्या है, कैसे है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, और ये है पोल स्ट्रेंथ, इट मे बी नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ और मे बी साउथ पोल की स्ट्रेंथ, मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 क्या है यहाँ पे, डायपोल लेंथ है। आइडियल डायपोल हम उसको कहेंगे जिसका मैग्नेटिक डायपोल में ज्यादा होगा और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगी। यानी कैपिटल एम बड़ा और 12 कंपैरेटिवली छोटा, तो इसको हम कहेंगे आइडियल डायपोल। कौन सा, आइडियल डायपोल। और ये आइडियल डायपोल ही मेरे सिलेबस में है, इन्हीं के बारे में बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन 2L इज अ वेक्टर। देखिए QM जो है या M जो है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है, वो तो मेरी कैसी है, वो तो स्केलर है, उसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन 2L की डायरेक्शन होती है। और 2L की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, 2L की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से जो डायपोल मोमेंट है इसकी भी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। अगर मैं बार मैग्नेट यहां बना दूं तो इस बार मैग्नेट के अंदर मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट्स की बात कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है। क्या, हम लोग Q इंटू 2L से, 2L तो हमारा मीटर है, और QM यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिट डाल देंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की आ जाएगी। हालांकि यहां से यूनिट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, क्या करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो यहां से एम्पियर इनटू मीटर यूनिट निकाल के लाते हैं, जो कंपैरेटिवली आसान है। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और ये हमारा निकल के आ गया डियर स्टूडेंट्स यूनिट के बारे में। क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट, या जूल पर टेस्ला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट। ये डायरेक्शन की बात हमने यहां पे बता रखी है। अब अगर मैं किसी मैग्नेट को काट देता हूं तो काटने पर उसके जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैंने लॉन्गिट्यूडनली काट दिया, यानी कि यहां बीच में से ऐसे काट दिया, तो मेरे पास दो मैग्नेट बन गए पतले पतले, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो बच्चों
ये मेरा नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो ये भी नॉर्थ रहेगा, ये भी नॉर्थ रहेगा, ये भी साउथ रहेगा, ये भी साउथ रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे m थी, स्मॉल m, कैपिटल M नहीं, कैपिटल M तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो यहां पर ये m/2 हो जाएगी। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ qm/2 लिखा हुआ है। दूसरा है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ट्रांसवर्सली। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मैग्नेट है और मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो यहां नो डाउट जो मेरा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो उतना ही रहेगा। ऐसे काटने पर एक मैग्नेट मेरा ये बन गया और दूसरा मैग्नेट मेरा ये बन गया। यहां पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा, यहां भी m रहेगा, यहां भी m रहेगा, यहां भी m रहेगा। लेकिन इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो कैपिटल M है वो आधा हो जाएगा, m/2 यहां पे हो जाएगा, कैपिटल M/2 यहां पे हो जाएगा अगर इसका m है तो, ठीक है। और यहां अगर मैं बात करता हूं तो यहां भी अगर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M है तो m/2 यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और m/2 यहां हो जाएगा। अगर मैं आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको क्या कर देता हूं, काट देता हूं, तो ये कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को लेकर के और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल से हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो कितना समझ में आ गया। एक दो न्यूमेरिकल घर के लिए एज असाइनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, तो अभी देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। ये है एग्जांपल नंबर 3। क्या कहता है, कैसे कहता है, जरा समझते हैं। ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच, पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर। ये पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, इसको बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे नोट्स हैं इनके अकॉर्डिंग QM1 या कोई बच्चा लिखता है सिर्फ M1। ईच व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देयर नॉर्थ पोल इज 10 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है d कह लो या r कह लो, 10 सेंटीमीटर मींस 10 × -2 मीटर। दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो ही चीजें चाहिए थी। जहां तक मैग्नेटिक लेंथ की बात है तो इस पर्टिकुलर काम के लिए तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है their north pole is 10 centimeter and that between south poles is 40 centimeter। इसका मतलब जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा फर्क से है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपके पास में दो मैग्नेट है जिनकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, दोनों की 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब वो नॉर्थ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर कह रहा है, और जो साउथ पोल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर कह रहा है। तो इसका अलाइनमेंट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अलाइनमेंट करेंगे तो ये सिचुएशन हमारे पास में बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम लोगों ने अलाइनमेंट किया हुआ है। इस अलाइनमेंट के बेसिस पे हम लोगों को अपना आंसर प्लेस करना है। 15-15 सेंटीमीटर की दो वो हो गई, नॉर्थ के बीच में हमारे पास में 10 सेंटीमीटर हो गया और साउथ के बीच में हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो गया। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं। पहला फोर्स हमारा इन दोनों के बीच में जिसमें हमने R को 10 सेंटीमीटर ले रखा है, ये निकल के आ गया। दोनों हमारे लाइट पोल है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो मुझे यहां लिख देना चाहिए क्या, रिपल्सन। बिल्कुल इसी तरह से F2 की बात की तो F2 के केस में हम लोगों ने यहां पे डिस्टेंस डाल दी 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये बच्चों आ गया हमारे पास में। नेट फोर्स हम लोगों ने निकाला F1 + F2 - F3 - F4। ऐसा हमने F3 F4 क्यों कहा है ये समझ लीजिएगा। ये यहां से ऐसे समझ लीजिएगा कि देखिए ये वाला जो S1 है N2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये जो N1 है ये S2 के ऊपर लगाएगा। जो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, S1 N2 के बीच में अट्रैक्टिव होगा, N1 S2 के बीच में अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम लोग माइनस का साइन देते हैं, इसलिए F3 F4 को हम लोगों ने माइनस का साइन दिया है।
और यहाँ रियल टाइम फोर्स हमारा रिपल्सिव आ जाएगा और रिपल्सिव फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस आप लोग असाइनमेंट की फॉर्म में कर सकते हैं, जो हमारी असाइनमेंट सेक्शन है उससे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।